हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विद्यार्थी कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इतिहास के क्वेश्चन करने जा रहे हैं और सारे के सारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करने जा रहे हैं। हमारा जो चैप्टर पहला है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, हम लोग इसके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी किए हैं और अति लघु उत्तरीय प्रश्न का वीडियो भी आप लोगों को मिल चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज के अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। मेजनी के कार्य हमको बताना है जो इसका योगदान था इटली के एकीकरण में। तो आइए देखते हैं। मेजनी दार्शनिक, साहित्यकार, राजनेता के साथ लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक और एक कुशल सेनापति था। मेजनी दार्शनिक, साहित्यकार, राजनेता के साथ साथ लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक और एक कुशल सेनापति था। राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर, याद रखेंगे, राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर उसने गुप्त क्रांतिकारी संगठन कार्बोनरी की सदस्यता ग्रहण की। राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर उसने गुप्त क्रांतिकारी संगठन जो कार्बोनरी था उसमें जाके वो जुड़ गया। मेटरनिक युग के पतन के बाद इटली में मेजनी का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहा। याद रखें, जब मेटरनिक युग अंत हुआ इसके बाद मेजनी उभर के सामने आए। अपने गणतंत्रवादियों देश के प्रचार के लिए मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना की। सबसे पहले तो ये कार्बोनरी में जुड़े थे, कार्बोनरी संगठन का हिस्सा बने थे। उसके बाद इन्होंने 1831 में यंग इटली की स्थापना की। आगे देखते हैं। और इसका सदस्य उसने युवाओं को बनाया। उन्होंने जो यंग इटली का संस्था का जो स्थापना किया उसमें उन्होंने युवाओं को सदस्य बना दिया। यंग इटली का एकमात्र उद्देश्य इटली को ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त कराना था। याद रखेंगे, तो यंग इटली का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त कराना। चाहे इटली हो या फिर जर्मनी हो, दोनों के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक जो था वो ऑस्ट्रिया था। उसने जनता जनार्दन तथा इटली का नारा बुलंद किया। उन्होंने नारा दिया जनता जनार्दन का। उग्र राष्ट्रवादी विचारों के कारण मेजनी को निर्वासित होकर इंग्लैंड जाना पड़ा। इसमें उनको काफ़ी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। उन्हें निर्वासित होकर अपना देश छोड़ के भागना भी पड़ा था इंग्लैंड में। वहाँ भी उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा इटली के स्वाधीनता संग्राम को प्रेरित करना चाहा। मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर कहा जाता है। तो एक लाइन भी आपके लिए अच्छा लाइन है कि मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर कहा जाता है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि मेटरनिक युग क्या है। जैसे आपको नाम से पता चला है मेटरनिक तो कौन थे? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। उनका जितना देर का शासनकाल था वो मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। तो आइए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के 1815 से 1848 ईस्वी तक के शासनकाल को मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। जितना देर तक वो शासन किए थे मेटरनिक 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक, इस पूरे शासनकाल को हम लोग मेटरनिक युग के नाम से जानते हैं। मेटरनिक निरंकुश राजतंत्र में विश्वास रखता था तथा क्रांति का घोर विरोधी था। उसके राज्य में कोई क्रांति नहीं कर सकता है। वह क्रांति का कट्टर शत्रु तथा क्रांति विरोधी भावनाओं का समर्थक था। ये नहीं देखना है कि क्रांति किस लिए हो रही है। उसका शासन निरंकुश। वह राजा के दैवीय अधिकारों में विश्वास रखता था। जो उसका अधिकार है वो सारा का सारा वो यूज करेगा। तीसरा प्रश्न हमारे पास कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। तो एक बात याद रखेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने का मकसद नेपोलियन बोनापार्ट का नहीं था। इसका एकीकरण वो अप्रत्यक्ष रूप से वो कर गया था। देखते हैं इसका आंसर। नेपोलियन के समय इटली और जर्मनी मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति थे। नेपोलियन ने अप्रत्यक्ष रूप से इटली और जर्मनी के छोटे छोटे विभाजित प्रांतों का एकीकरण कर दिया था। अप्रत्यक्ष रूप से कहने का मतलब हुआ बिना चाहे हुए भी। वो चाहता नहीं था, मतलब उसका मन नहीं था कि वो एकीकरण करे, पर उसने कुछ अपने कार्य किए तो साथ ही साथ उसको इटली और जर्मनी के कुछ छोटे छोटे राज्यों का एकीकरण करना पड़ गया। दोनों राज्यों को एक संगठित राजनीतिक रूप देने का उन्होंने प्रयास किया। दोनों देशों की राष्ट्रीयता की भावनाओं को जागृत किया।
इस दृष्टिकोण से हम नेपोलियन को क्रांति का वास्तविक अग्रदूत कह सकते हैं। सबसे पहला दूत जिसने नेपोलियन क्या कर सकते हैं, राष्ट्रवाद की भावनाओं को जागृत किया, जिसने यूरोप के 2 राष्ट्रों को संगठित होने की प्रेरणा दी। चौथा प्रश्न रहेगा हमारे पास कि विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे? बिस्मार्क के लिए जर्मनी का एकीकरण असंभव था बिना विलियम प्रथम के मदद के बगैर। कैसे? तो आइए देखते हैं। विलियम प्रथम जानता था कि जर्मनी के एकीकरण के मार्ग में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक है। अभी बताया, चाहे जर्मनी हो या फिर इटली हो, दोनों के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया था तथा इसे हटाए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। बिना ऑस्ट्रिया को हस्तक्षेप करवाए हुए, उसको हटाए हुए जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं हो सकता था। अतः ऑस्ट्रिया से मुक्ति पाने के लिए उसे युद्ध में हराना जरूरी था। यह विचार विलियम प्रथम का था। इसके लिए आवश्यक था कि जर्मनी सैनिक दृष्टि से मजबूत बने। विलियम ने प्रसा के सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए एक योजना बनाई। विलियम प्रथम ने प्रसा के सैनिक को बढ़ाने के लिए, सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए एक योजना बनाई। उदारवादियों के विरोध के बाद भी विलियम ने सैन्य बजट पर अधिक खर्च किया। काफ़ी लोग विरोध हुए थे, पर उन्होंने सैन्य बजट पर काफ़ी अधिक खर्च किया। विलियम की इस नीति के कारण बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किया तथा जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि गैरिबॉल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरिबॉल्डी कौन कौन से कार्य किए थे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। गैरिबॉल्डी का पूरा नाम यूसुफ गैरिबॉल्डी था। यूसुफ गैरिबॉल्डी। इनका जन्म 1807 में नीस नामक नगर में हुआ था। यह पेशे से एक नाविक थे और मेजनी के विचारों के समर्थक थे, परंतु बाद में यह काबूल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक बन गए। गैरिबॉल्डी ने सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिणी इटली के प्रांतों का एकीकरण कर वहां गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया। गैरिबॉल्डी ने नेपल्स और सिसिली, ये 2 शहर का नाम आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, नेपल्स और सिसिली, इन 2 शहरों पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। इन्होंने तो गैरिबॉल्डी ने, किस शहर पर? तो नेपल्स और सिसिली पर। इन प्रांतों की अधिकांश जनता बुर्बो राजवंश की निरंकुश शासन से तंग होकर गैरिबॉल्डी का समर्थन बन गया था। वहाँ जिस राजवंश का शासन था बुर्बो, वहाँ की जनता इस शासन से काफ़ी ज़्यादा नाराज थे और उन्होंने गैरिबॉल्डी का भरपूर समर्थन दिया। गैरिबॉल्डी यहाँ विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में सत्ता संभाली। गैरिबॉल्डी ने यहाँ विक्टर इमैनुअल की प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे वो सत्ता संभाले। गैरिबॉल्डी ने दक्षिण अभियान का काबूल ने भी समर्थन किया। यह जो दक्षिण का अभियान था गैरिबॉल्डी का, उसका काउंट काबूल ने भी काफ़ी ज़्यादा समर्थन किया। 1862 में गैरिबॉल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई। 1862 में गैरिबॉल्डी ने सोचा कि हम रोम पे आक्रमण कर दें। इस अभियान के बीच में गैरिबॉल्डी को काबूल से भेंट हो गई तथा रोम अभियान वहीं खत्म हो गया। काबूल ने मना किया कि रोम का अभियान करना सही नहीं है। दक्षिण इटली के जीते गए क्षेत्रों को गैरिबॉल्डी ने विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया, क्योंकि विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में वह सत्ता संभाला था। गैरिबॉल्डी ने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर दी और साधारण किसान का जीवन जीने लगे। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि गैरिबॉल्डी पेशे से क्या था, तो याद रखें गैरिबॉल्डी पेशे से नाविक था। ऑप्शन में आपको दोनों मिलेंगे कि नाविक तथा किसान था। किसान तो बाद में हुए थे, वो पेशे से नाविक ही थे। उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और समझ में आए हैं तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।